भाइयों, आज की वीडियो में हमारा राज्यसभा चलेगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर। जो पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जबकि लोकसभा का विघटन हो सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा में राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। अधिराज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो अनुच्छेद 249 के तहत संसद को उस विषय पर विधि बनाने की शक्ति मिल जाती है। यह विधि 1 वर्ष तक प्रभावी रहती है तथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प द्वारा 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा खुले मतदान में किया जाता है। राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। इनमें अधिकतम 238 सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं है के लिए राज्यसभा के प्रतिनिधित्व विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयकों पर राज्यसभा और लोकसभा के अधिकार समान होते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक संसद है। इसमें संघ की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद के 2 सत्रों के बीच 6 मास से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के लिए हो सकती है, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं। बिना अध्यक्ष की अनुमति के सदन के किसी सदस्य को सदन के प्रांगण में बंदी नहीं बनाया जा सकता। संसद के सदनों में गणपूर्ति कुल निर्वाचित सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि वह अनुपस्थित हो तो लोकसभा का अध्यक्ष, यदि वह भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। भारत की संचित निधि से धन का व्यय केवल संसद की अनुमति से ही किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित करा लेना होगा, अन्यथा वह प्रभाव में नहीं रहेगा। आधार पर संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 56 जबकि न्यायाधीशों को साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित
समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। किसी विषय पर राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को स्वयं के आदेशों के पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायमूर्ति करता है। उच्चतम और उच्च न्यायालयों का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित मुख्य न्यायाधीश के पास है, जबकि न्यायिक पक्ष में वह अन्य न्यायाधीशों के समान है। उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। न्यायपालिका के किसी सदस्य के आचरण की जांच केवल उच्च न्यायालय ही कर सकता है, कोई अन्य अपराधिकारी नहीं। संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने जाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। सर्वोच्च न्यायालय में कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 24 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यावधि 9 वर्ष होती है। सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर पारित होती है, जबकि उनकी पेंशन भारत की संचित निधि पर पारित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 को 133 के साथ मिलाकर पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय का आलिपी क्षेत्राधिकार निगमित होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय को विवेकी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। उच्चतम और उच्च न्यायालय अभिलेखी न्यायालय है, जिसका अर्थ है कि न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति किसी विधि या व्यापक महत्व वाले किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकता है, पर न्यायालय ऐसी राय देने को बाध्य नहीं है। उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार है। इस प्रकार उच्च न्यायालयों के रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार आते हैं। निर्वाचन। संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। निर्वाचन आयुक्त के लिए किसी प्रकार के शपथ या प्रतिहान का उपबंध नहीं किया गया है। निर्वाचन नामावली तैयार करने का कार्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में किया जाता है। बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग में कोई भी निर्णय बहुमत द्वारा लिया जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन हेतु विधि निर्माण की शक्ति संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं है। पंचायतों और नगर पालिकाओं का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है। नामांकन के लिए पंजीकृत राजनीतिक दलों के
उम्मीदवार को 1 मतदाता और निर्दलीय उम्मीदवार को 10 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। भारत में लोकसभा, राज्य विधानसभा तथा स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधियों का चुनाव सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 326 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की विधि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। निर्वाचन संबंधी सभी विवादों का निर्णय सीधे उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित विवादों का निपटारा सीधे उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। किसी भी नागरिक को चुनाव में मत देने का अधिकार तभी है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, अर्थात है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य निर्वाचक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद की सहमति आवश्यक नहीं है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। भारत में पहला आम चुनाव 1952 में संपन्न हुआ था। लोकसभा के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 10,000 रुपये तथा विधानसभा के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 5,000 रुपये है। संसद या राज्य विधानमंडल के लिए रिक्त हुए स्थान के लिए निर्वाचन 6 माह के अंदर कराया जाता है। चुनाव आचार संहिता का निर्माण निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों से परामर्श कर किया जाता है। 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा चुनावों में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। लक्षद्वीप मतदाताओं के संदर्भ में सबसे छोटा संसदीय चुनाव क्षेत्र है। भारतीय संविधान में परिसीमन आयोग की व्यवस्था की गई है, जो प्रत्येक वर्ष के पश्चात होने वाली आम जनगणना के आधार पर लोकसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करती है। परंतु संसद ने संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा में स्थानों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर करना नियत किया है, अर्थात तय किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। लोकसभा के निर्वाचन हेतु अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। निर्वाचन आयोग का प्रथम कार्य निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होता है। यह कार्य चुनाव आयोग परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के आधार पर करता है। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह का आवंटन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, पर इसके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। चुनाव प्रचार की समय सीमा की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है, जो सामान्यतः 14 दिन होता है। चुनाव की तिथि से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है। न्यायालय द्वारा अपराधी करार किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार देने का निर्णय चुनाव आयोग करता है। कर्नाटक तथा केरल में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश की जाती है और उसके पश्चात राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। यहीं पर हमारा संसद समाप्त होता है। इसके बाद स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के उपबंधों पर
गांधी जी के विचारों का प्रभाव है। पंचायती राज संस्थाओं का गठन बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के आधार पर किया गया। अनुच्छेद 40 में वर्णित राज्य की नीति के निदेशक तत्व को 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान किया गया। इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत शामिल है। परंतु 20 लाख से कम जनसंख्या वाले में मध्यवर्ती स्तर का गठन नहीं किया जाएगा। उस क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज सभी व्यक्ति पंचायत की ग्राम सभा के सदस्य होंगे। पंचायतों की संरचना के लिए नियम बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को है। पंचायतों के निर्वाचन में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। पंचायत व नगर पालिकाओं के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। पंचायती राज संस्थाओं का गठन सबसे पहले राजस्थान राज्य में किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में इसका उद्घाटन किया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य था जिसने विधि निर्माण कर पंचायती राज व्यवस्था को समूचे प्रदेश में लागू किया। पंचायती राज संस्थानों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में 1958 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रयोग के तौर पर कुछ भागों में लागू किया गया था। अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित विषयों का उल्लेख है, जबकि 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित विषयों का उल्लेख है। आपात उपबंध। भारतीय संविधान संघात्मक है, पर आपातकाल में यह एकात्मक रूप धारण कर लेता है। संविधान में 3 प्रकार के आपात का प्रावधान है: युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात अनुच्छेद 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल अनुच्छेद 356 तथा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक समान बहुमत द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। एक बार अनुमोदित हो जाने पर राष्ट्रपति शासन 6 माह तक प्रभावी रहता है। प्रत्येक 6 माह पर इसे पुनः अनुमोदित कर अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा समस्त भारत राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में की जा सकती है। एक प्रकार के आपात की उद्घोषणा जारी रहते दूसरे आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। आपातकाल के दौरान लोकसभा के 1/10 सदस्यों के स्वहस्ताक्षरित संकल्प प्रभाव पर 14 दिनों के अंदर सदन की बैठक बुलाई जानी अनिवार्य है। भारत में प्रथम महिलाएं। भारतीय वायुसेना की पहली 3 महिला फाइटर अवनी चतुर्वेदी जो मध्य प्रदेश और मोहना सिंह जो राजस्थान एवं भावना कंठ जो बिहार से बिलोंग करती हैं। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम ट्रांसजेंडर मेयर मधु किन्नर। भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने वाली पहली नेत्रहीन महिला यानियल बेनो जेफाइन, जो कि चेन्नई की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति OIC में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला नीता अंबानी है। जम्मू एवं कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती है। राष्ट्रपति भवन में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व करने वाले प्रथम महिला सैन्य अधिकारी विंग कमांडर पूजा ठाकुर है। जनवरी 2015 में नागर विमानन महानिदेशालय के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला एम सत्यवती है। जनवरी 2015 में 23 वर्ष की उम्र में दक्षिणी ध्रुव पर स्वाइनिंग कर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला का रिकॉर्ड बनाने वाली है। भारत की जुड़वा बहनें तासी और नुंगसी मालिक भारतीय चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने वाली पहली महिला है डॉक्टर जयश्री मेहता। एक ही पार्टी के टिकट पर लगातार 8 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित होने का रिकॉर्ड बनाने वाले देश की प्रथम महिला, जिनका नाम लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, सुमित्रा महाजन, जिनका नाम सुमित्रा महाजन है। भाजपा नेत्री जो गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, जिनका नाम आनंदीबेन पटेल है। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बनी है। दिल्ली की गद्दी पर आसीन होने वाली पहली प्रथम मुस्लिम महिला रजिया सुल्तान है। श्रीमती राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली अर्थात भारत एवं विश्व दोनों में आरती साहा हैं। राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक अपने पद पर आसीन रही। IPS अधिकारी किरण बेदी। प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला मदर टेरेसा। शांति हेतु 1979 में मिला था। मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम महिला सुश्री रीता फारिया है। मिस यूनिवर्स से प्रथम महिला सुश्री सुष्मिता सेन है। देश की मेयर सुश्री तारा चेरियन मद्रास में 1957 में मिला। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री राजकुमारी अमृत कौर 1947 से। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक अपने पद पर आसीन रही थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीरा शाही फातिमा बीवी। देश की सशस्त्र न्यायाधीश सुश्री अन्ना चांडी केरल में। नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमृता पटेल 1992 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता साहित्यकार अमृता प्रीतम 1956 में मिला। भारतीय रिकॉर्डर। देश की प्रथम पूर्ण दृष्टिहीन महिला IFS अधिकारी 2015 में बेनो जेफाइन बनी। किसी भी भारतीय राज्य की प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल झारखंड जो 2015 में बने। विकलांग भारतीय महिला एवरेस्ट विजेता अरुणिमा सिन्हा 2013 में इन्होंने एवरेस्ट को फतेह तय किया। भारत रत्न से विभूषित श्रीमती इंदिरा गांधी।
लेनिन शांति पुरस्कार से पुरस्कृत। अरुण असफ अली भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत। आशा पूर्ण देवी 1976 में बनी मिला इन्हें पुरस्कार। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रीति सेन गुप्ता 1963 में। नौका द्वारा संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करने वाली ज्वाला पाटिल 1988। बोइंग 737 विमान की कमांडर कैप्टन सौदामिनी देशमुख। भारतीय सेना की जनरल मेजर जनरल जी.ए. राम। भारतीय सेना की जनरल मेजर जनरल जी.ए. राम भारतीय सावक फिल्मों में अभिनय करने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री जुबैदा। भारतीय वायुसेना की पैराट्रूपर सुश्री गीता घोष। IAS अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा जिसे कहा जाता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम संगीतकार MS सुब्बुलक्ष्मी। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी जो भारोत्तोलन में सिडनी से बिलोंग करती थी। टेस्ट ट्यूब बीबी इंदिरा बीबी हर्षा 1986 में। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय लेखिका अरुंधति राय। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली कमलजीत संधू 1970 से 400 मीटर दौड़। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली अंजू बॉबी जॉर्ज 2003 में पेरिस में। शतरंज में ग्रैंड मास्टर विजेता भाग्यश्री थिप्से 1986 में। पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य। लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा जिब्राल्टर स्ट्रेट तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। आरती प्रधान। रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्तकर्ता किरण बेदी जो सार्वजनिक सेवा हेतु थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित नायिका श्रीमती देविका रानी रोरिक। फातिमात धियाना सैयद दक्षिण की पहली महिला महासचिव। 8वें संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष 1953 में जिनका नाम विजय लक्ष्मी पंडित था। बस आज के लिए यहीं तक टॉपिक प्रस्तुत किया जा रहा है।